चलो, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। और मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक रहता है मराठा, ठीक, भोसले शासक के बारे में। उसके बाद 1857 के जो रिवोल्ट हुए, विद्रोह हुए, उसके बारे में। फिर फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी टू 1947 तक। फिर आफ्टर 1947 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, जस्ट लाइक ए प्रिंसी स्टेट का भारत संघ में विलय होना, या छत्तीसगढ़ बनाने के लिए कौन कौन सा और भी अलग अलग, ठीक, संघ बने, कुछ स्ट्रगल चले, उसके बारे में हम लोग है ना बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते कहाँ से सर? मराठा से स्टार्ट करते। सबसे पहले लिखते हैं मराठा, ठीक है, मराठा। और मराठा वंश के बारे में हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो हेडिंग डाल दीजिए, क्या हो जाएगा? मराठा डायनेस्टी। मराठा डायनेस्टी, मराठा डायनेस्टी। अब हम लोग सिनेरियो को समझते हैं थोड़ा सा। अब क्या क्या हमारा मेन पॉइंट है वो समझते हैं मराठा से। मराठा से हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, मराठा का, मराठा डायनेस्टी के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, ठीक, सबसे पहला पॉइंट हमारा मराठा में होने वाला है कि सर मराठा का उदय कैसे हुआ? मराठा, ठीक, मराठा का उदय कैसे हुआ छत्तीसगढ़ में? मतलब ऑफकोर्स अगर उदय हुआ होगा मतलब कोई ना कोई डिक्लाइन पे गया होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पास होते हैं या आपका रैंक लगता है जॉब पर, तो बहुत सारे लोग हुए होंगे जिसका रैंक नहीं लगा होगा, बहुत सारे फेल भी हो गए होंगे। तो मराठा का उदय हुआ, ये चर्चा करेंगे कि मराठों का उदय कैसे हुआ। लेकिन एक पॉइंट और पढ़ेंगे कि मराठों का जब उदय हुआ तो डिक्लाइन पर कौन गया? तो डिक्लाइन पर कौन गया? कलचुरी ना, ठीक है, कलचुरी का है ना सूर्य अस्त हो गया, ये आपको ध्यान रखना। तो इनका सूर्य उदय हुआ और कलचुरियों का क्या हुआ? सूर्यास्त हुआ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इनका क्या है, समाप्ति कैसे हुआ? ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, ठीक है, एक दूसरे से कोरिलेट है, ये आपको ध्यान रखना। मराठा का उदय हुआ, ठीक, उदय हुआ तो कुछ ना कुछ तो कारण होंगे, ठीक। मराठों का छत्तीसगढ़ में हमला करने का कुछ ना कुछ तो कारण होगा, ठीक। तो मराठों का, ठीक, आक्रमण करने का रीजन, तो दो टाइप से रीजन हो सकते हैं, है ना, दो टाइप से रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट राजा से जुड़ा हो, मतलब भाई राजा की इच्छा शक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। और दूसरा क्या है, कुछ कारण भी हो, ठीक है, कोई अदर अदर कारण भी हो सकता है। अब ये दोनों पॉइंट हमको समझ में नहीं आया, तो पॉइंट क्या है ये समझते हैं। जैसे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं अधिकारी बनना, तो आप चाहते हैं अधिकारी बनना, बट और भी कारण हो सकते हैं, जस्ट लाइक आपको समाज में स्टेटस चाहिए, शादी ब्याह भी करना है, या घर वाले की इच्छा है, या किसी गुरु जी ने, है ना, हमारे जैसे किसी टीचर ने आपको बताया कि नहीं आपके अंदर वो स्किल है, वो क्षमता है, वो टैलेंट है कि आप अधिकारी बन सकते हैं। तो दो कारण हुए ना, पर जब तक आपकी इच्छा नहीं रहेगी तब तक आप अधिकारी नहीं बन सकते। और कोई अदर कारण भी हो सकते हो। उसी तरीके से अटैक करने के पर्सनली रघुनाथ जी भोसले जो फर्स्ट हैं, उनका भी एक ये था कि मैं अपने एम्पायर को बढ़ाते रहूं, तो उनका भी कारण था। बट सिर्फ यही हमला क्यों किए, इस डायरेक्शन में हमला क्यों किए, ये अदर पॉइंट भी हो सकता है। तो दोनों पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे कि आक्रमण करने का। अब आक्रमण ऐसे अचानक से किया थोड़ी जाता है, है ना। तो आक्रमण करने से पहले कुछ कुछ घटनाक्रम होते हैं, वो घटनाओं को भी हमको क्या है पूरा देखना पड़ेगा। सर क्या क्या घटनाक्रम है, ठीक है, क्या क्या इवेंट्स थे जिसके कारण क्या है इतना बड़ा अटैक हुआ है ना, इसके बारे में बात करेंगे। देन इसके बारे में बात करेंगे रिजल्ट, परिणाम के बारे में, कि अटैक करने के बाद, ठीक है, रिजल्ट क्या रहा, इसका परिणाम क्या रहा, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या क्या पॉइंट पढ़ने वाले हैं? सब मराठा का उदय कैसे हुआ, अगर इनका उदय हुआ तो कलचुरी का क्या समाप्ति हुआ होगा। सब मराठा में आक्रमण करने के दो कारण हो सकते हैं, एक तो राजा की इच्छा शक्ति खुद की क्या थी, और दूसरा अदर फैक्टर क्या थे, उसके बारे में बात करते हैं। सर घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे, इवेंट के बारे में और रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहीं से क्या है, ठीक है, मराठों की शुरुआत होगी। तो मैं पहले मराठों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि सर मराठा इन छत्तीसगढ़, हमारे सिलेबस में क्या है, सब मराठा इन छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ से बताना है, ठीक। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड मराठा की बात किया जाए तो ये लोग अलग अलग टाइप से क्या है शासन के। अगर पहला शासन की शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे शुरुआत हुई सर? अप्रत्यक्ष रूप, है ना, रूप से। जैसे आपकी भी तैयारी जब करते हैं, ठीक है, तो अलग अलग तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुरू में थोड़ा यूट्यूब की मदद लेते हैं, फिर उसके बाद टीचर की हेल्प लेते हैं, फिर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं। तो अलग अलग तरीके, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं,
कोई रिकॉर्डेड जुड़ता है, कोई लाइव जुड़ता है, मतलब आप भी अलग अलग तरीके से स्टडी कर रहे हैं। कोई सुबह पढ़ रहा है, कोई दोपहर को पढ़ रहा है, कोई शाम पढ़ रहा है, कोई लाइव देखता है, कोई रिकॉर्डेड देखता है। तो ये तो उसी तरीके से है ना शुरुआत हुआ है ना अप्रत्यक्ष शासन से। शुरुआत कहाँ से हुई? अप्रत्यक्ष शासन से शुरुआत हुआ, ये आपको ध्यान रखना। अप्रत्यक्ष शासन से इनकी शुरुआत हुई। इससे पहले अगर देखा जाए, इससे पहले एक चीज और था सर, कलचुरी लोग ही शुरुआत में शुरू में एक पॉइंट चाहे तो छोटा सा लिख सकते हैं सर, कलचुरी है ना, कलचुरी शासन ठीक, ये आपको ध्यान रखना। कलचुरी ठीक शासन ठीक, इसे लिख सकते हैं अंडर द मराठा, अंडर मराठा रूल, मराठा रूल। इसी को हम लोग एक और पॉइंट दे दे रहे हैं यहाँ, इसी को बोल दे रहे हैं अप्रत्यक्ष शासन, जिसकी शुरुआत कब से हुई सर? तो शुरुआत हुई, ये आपको ध्यान रखना, शुरुआत हुई 1741 से, जब पहली बार अटैक किया गया, ठीक है। तो 1741 से ये स्टार्ट हुआ और सर ये चलता रहा, ठीक है। कब तक चलता रहा? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, कलचुरी शासक रहे जो अब है ना, यह अप्रत्यक्ष रूप से क्या मराठों का शासन रहा, और कलचुरी शासन रहे जो अंडर द मराठा रूल, ठीक है, अंडर द मराठा रूल आए, ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे 1741 में यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, 1741 से स्टार्ट हुआ। इसको भी दो कैटेगरी में और डिवाइड करना चाहे तो हम कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको पहले अलग से नाम बता देता हूँ ना, ठीक, अलग से बता देता हूँ। मराठा रूल है ना, शुरुआत कैसे हुई मराठा रूल का? पहला सर कलचुरी राजा ही रहे, लेकिन क्या अंडर द मराठा है ना, अंडर द मराठा है ना, मराठों के अंदर इन्होंने शासन किया, ठीक। उसके बाद अप्रत्यक्ष शासन भी बोल सकते हैं, अप्रत्यक्ष शासन भी हम लोग बोल सकते हैं इसी को ही, है ना, शासन भी बोल सकते हैं इसी को, सेम को। इसके बाद सर प्रत्यक्ष शासन आया, प्रत्यक्ष शासन आया, ठीक। उसके बाद आया सर सूबेदार सिस्टम। क्या आया? सूबेदार सिस्टम। सूबेदार सिस्टम या सूबेदारी प्रथा। सूबेदारी प्रथा के बाद आया, दिख रहा है ना आप लोग को, सूबेदारी प्रथा के बाद है ना आंग्ला मराठा रूल, आंग्ला मराठा रूल। आंग्ला मराठा रूल के बाद पुनः मराठा रूल भी आया। क्या आया भैया? सर पुनः मराठा रूल, ठीक। क्या आया? पुनः मराठा रूल आया। अब ईयर की बात करते हैं, तो जिसे हम लोग बोल रहे हैं अप्रत्यक्ष शासन, ठीक, या कलचुरी अंडर द मराठा रूल। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई सर 1741 से। 1741 में इसकी शुरुआत हुई, जब पहली बार मराठों के द्वारा अटैक किया गया, और अटैक करने के बाद जो वहां के राजा थे रघुनाथ जी, उसे डिफीट किया गया। हारने के बाद मराठों ने बोला एक काम कीजिए, आप ही राजा रहिए, बस ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप मराठों के अधीन क्या है, राजा हैं। तो इस प्रकार से कलचुरी राजा बने रहे अपने पद पर, लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम क्या है, मराठों के अधीन है। इसमें दो राजा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ नाम लिख रहा हूं जो पहले भी आपको बता चुके, दो राजा के बारे में। शुरुआत में रहे सर रघुनाथ जी, और रघुनाथ जी के बाद कौन रहे सर, है ना, मोहन सिंह जी। रघुनाथ जी के बाद कौन रहे? सब मोहन सिंह जी। तो ये दो राजा रहे, ये आपको ध्यान रखना। ये दो राजा तब तक शासन करते रहे अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, तब तक शासन करते रहे जब तक, ठीक है, यहाँ पे डैश डाल के लिख रहा हूँ, 1741 से 1750। एक्चुअली बिम्बा जी 57 में आ जाते हैं, बिम्बा जी 57 में, बट क्या है, इसे 52 में लेना कि उसका पूरा कार्यकाल या कार्यभार जब हाथ में आया तब वो क्या 1758 था, ठीक। ऐसे 57 में आ जाते हैं। प्रत्यक्ष रूल क्या है सर? तो प्रत्यक्ष रूल का ये है कि सर जो मराठा राजा है वो छत्तीसगढ़ आ जाएंगे। मराठा राजा है बिम्बा, मराठा राजा है बिम्बा जी, वो छत्तीसगढ़ आ जाएंगे, और 1758 से, ठीक, एक्चुअली 87 में इनकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद खंडोजी बनते हैं इनके बेटे कुछ दिन के लिए, फिर आनंदी जी के पास बागडोर जाती है। बट ओवरऑल सिनेरियो में इस ईयर में क्या ले लेते हैं, 1788 ले लेते हैं। किसी किसी बुक में ये 17
ठीक है 87 भी दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना, वो देखने वाले के नजरिए पर जिन्होंने बुक लिखा। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा है। सर सूबेदारी सिस्टम की बात किया जाए, सूबेदारी सिस्टम तब आया जब वेंको जी सर्वेसर्वा बने और 1788 से सर 1818 तक चला। आंग्ला मराठा रूल की बात करते सर, ये है ना 1818 से स्टार्ट हुआ और 1830 तक चला, 1830 तक। सर अब पुनः अगेन मराठा रूल है ना, इसे क्या बोलेंगे, अगेन मराठा रूल। अगेन मराठा रूल सर 1830 से स्टार्ट हुआ, ठीक, और कब तक चला सर, इनकी जब तक डेथ नहीं हुई, तो 1853 पर डेथ हुआ, लेकिन वो है ना दिसंबर का महीना था, 11 दिसंबर 1853 पर डेथ हुआ, तो दिसंबर ऐसी बातचीत में निकल गया है ना, जैसे अभी देखे होंगे अभी चल रहा है जिस महीना, तो बातचीत में निकल जाएगा इस साल। तो उसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है कि एक साल बाद है ना, मतलब पूर्ण रूप से 1858 में डिक्लेयर किया गया कि अब नागपुर का क्षेत्र कंप्लीटली ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी ये है ना पहली बार कंप्लीटली ब्रिटिश रूल आया, इसलिए मैं क्या लिखा हूं कि है ना अगेन मराठा रूल 1858 तक चला। ठीक, तो पहले नाम याद कर लीजिए भाई, नाम याद कर लीजिए सब, है ना। पहला वाला पॉइंट क्या है, कलचुरी है ना रूल रहेगा, कलचुरी रूल चल रहा है, बट क्या अंडर द मराठा, या इसी को क्या बोल सकते हैं, अप्रत्यक्ष शासन। जैसे अभी जो पढ़ रहे हैं वो कैसा भी ऑफलाइन है क्या, नहीं ऑनलाइन है ना, या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो उसी तरीके से शासन मराठा चला रहे थे, ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से। फिर अगेन क्या हुआ, प्रत्यक्ष शासन में क्या हुआ, जो राजा राजा स्वयं रतनपुर में आके रहते थे, राजा स्वयं, ठीक है, रतनपुर में आकर रहते थे। जैसे मैं मान के चल आपको डायरेक्ट पढ़ाऊं, ठीक है, तो इसे ही क्या माना जाएगा, इसे ही ये माना जाएगा कि भाई ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, ठीक है, और ये जो सिस्टम से चल रहा है वो क्या ऑनलाइन है। सूबेदारी सिस्टम क्या आएगा कि छत्तीसगढ़ के लिए एक सूबेदार भेजा जाएगा, जो सर्वे सर्वर रहेंगे, उसे ही क्या बोला गया, सूबेदारी सिस्टम बोला गया। तो आपको ईयर याद रखना, कई बार इसे क्रम से जमाने आ जाता है सर, मैचिंग में भी आ जाता है, मैच करने के लिए भी आ जाता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है। किसी किसी बुक में, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी में 87 दिया है तो परेशान मत होना, 88 दिया तो भी परेशान मत होना, ठीक है। जब आप पूरा स्टोरी समझ में आएगा तब आपको समझ आएगा कि 87 भी हो सकता है और 88 भी हो सकता है। तो ये तो उस टाइम का सिनेरियो रहा। तो मराठों ने इतने मेथड पर रूल किया। पहले के रूल तब करेंगे ना जब वो आएंगे यहाँ पे, भाई आप काम तब करोगे, ऑफिसर्स तब बनोगे, बदलाव तब लाओगे जब आप सिलेक्शन पालोगे। तो सिलेक्शन का प्रोसीजर तो कठिन है। उसी तरीके से इस है ना, ये अलग अलग प्रकार से रूल तो किए, अलग अलग प्रकार से रूल कर रहे हैं, लेकिन लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि भाई ये आए कैसे। तो मैं क्या कर रहा हूं, उस टाइम के भारत के मैप को बना रहा हूं थोड़ा सा। यहाँ पे हमारा मान के चलो ऐसा है, पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ है, ठीक। सर ये नागपुर का एरिया है, तो नागपुर में शासन कौन कर रहे थे, है ना, भोसले शासक। नागपुर को कौन थे, भोसले शासन कर रहे थे। सर यहाँ पे कौन कर रहे थे, सर कलचुरी। और कलचुरी के भी कौन सा भी है, ये आपको ध्यान रखना कौन सा, ठीक है, तो है वंशी। सर यहाँ पे कलचुरी का कौन सा, लोहरी शाखा। सर यहाँ पे कौन कर रहे थे, तो यहाँ पे कौन कर रहे थे भैया, काकती। और इस तरफ क्या है, ठीक है, इस तरफ एक थे अलीवर्दी खां, बंगाल के तरफ कौन थे, ठीक है, अलीवर्दी खां, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। उस तरफ कौन थे, अलीवर्दी खां थे, ठीक। इस तरफ कौन शासन कर रहे थे, बंगाल तरफ, ठीक है, बंगाल का नवाब कौन था, अलीवर्दी खां थे, ठीक। यहाँ पे सिनेरियो समझ आया कि ये मैप है। अब होगा क्या सर, होगा क्या वो समझते हैं। ये जो दिख रहे हैं वो इन पर अटैक करेंगे, इन पर अटैक करेंगे और इन पर भी अटैक करने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ के तीनों राजा पर क्या है, अटैक करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अब फिर से मैप को मैं बना रहा हूं, क्योंकि उसमें सीजी बहुत अब समझ में नहीं आता, अब ये ऐसा बना रहा हूं। सर यहाँ पे कौन है, मराठा शासन चल रहा है, यहाँ पे कौन, मराठा रूल। मराठा रूल जो चल रहा है उनके राजा का नाम क्या है, राजा का नाम है राघोजी भोसले। क्या नाम है, राघो, ठीक है, राघोजी
ठीक, भोसले, और ये क्या रहेंगे फर्स्ट, क्योंकि आगे भी राघव जी भोसले सेकंड भी आएंगे, थर्ड भी आएंगे, तो इसलिए मैं इसका क्या नाम रखा हूँ फर्स्ट। इनका रूल कहाँ चल रहा है, ये क्षेत्र का नाम क्या है, इस एरिया का नाम है ना, बड़ा एरिया है बट इनका जो कैपिटल है नागपुर, और जनरली पहले कैपिटल से ही जगह पहचाना जाता था। ठीक है, हाँ ठीक, शुरुआत राघव जी से कर रहे हैं ना, बिम्मा जी से नहीं भाई। इस तरफ बंगाल है, समझ लीजिए, इस तरफ क्या है, बंगाल है, और बंगाल है ना, बंगाल है, बंगाल पर जिसका शासन चल रहा है उनका नाम है अली वर्दी खां। क्या नाम है, अली वर्दी खां। इनके एक साथी है जिसका नाम है मीर हबीब। क्या नाम है सर, मीर हबीब। क्या नाम है, मीर हबीब, है ना इनके। ठीक, ये नवाब है ना वहां के, क्या है, नवाब है या किंग है। सर यहाँ पे जो शासन कर रहे हैं उनका नाम है रघुनाथ जी, रघुनाथ जी। ठीक है, और कौन सा, कलचुरी डायनेस्टी। यहाँ पे जो शासन कर रहे हैं उनका नाम है अमर सिंह। ये भी कौन है, कलचुरी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, बट है कौन से शाखा के, ठीक है, लाहौरी शाखा के। सर यहाँ पे कौन है, काकती डायनेस्टी। काकती डायनेस्टी 19, ठीक, मतलब काकती, इसमें 2 बार अटैक होंगे। राजा का नाम क्या, दलपत है, राजा का नाम क्या है, दलपत जी। ठीक, ये पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ गया, सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जितने भी जो सिनेरियो बने हुए हैं, अब यहीं से क्या होता है, पूरी कहानी की शुरुआत होती। यहाँ पे अच्छा खासा रघुनाथ जी शासन कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छा खासा अमर जी शासन कर रहे हैं, और यहाँ पे दलपत जी शासन कर रहे हैं। सर ये बंगाल पर शासन कौन कर रहे हैं, अली वर्दी खां शासन कर रहे हैं। ठीक, और नागपुर के क्षेत्र में रघुनाथ जी भोसले शासन कर रहे हैं। तो किसको क्या पड़ी थी, सब अपना शासन करते रहते। बट ठीक, अब यहाँ पे शुरुआत कहाँ से होती है वो समझते हैं। तो पहला मैंने आपको पॉइंट क्या बताया था सर, फर्स्ट ये बताया था हमको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले पढ़ना है क्या सर, कारण, है ना, कि क्या कारण था। ठीक है, क्या कारण था जिसके कारण, ठीक, मराठों ने अपने कदम बढ़ाए छत्तीसगढ़ की ओर और अटैक किया। सबसे पहला कारण है सर, सबसे पहला कारण है सर, मीर हबीब का इन्विटेशन, मीर हबीब का आमंत्रण या इन्विटेशन, आमंत्रण या इन्विटेशन, वो क्या है वो समझते। ठीक, अब यहाँ पे जो दिख रहा है, मैं क्या बताया था, नवाब कौन है, तो नवाब का नाम क्या, अली वर्दी खां। नवाब का क्या नाम है सर, अली वर्दी खां है। अब ऐसा बोला जाता है कि ये जो नागपुर है, कभी ये बंगाल वाले क्षेत्र में विजय प्राप्त कर लिए थे, और सर विजय प्राप्त तो शासन करने के लिए टकौली देते थे। क्या देते थे सर, टकौली देते थे शासन करने के लिए। किसको देते थे सर, टकौली, तो मराठों को देते थे। मतलब यहाँ से जो पैसा है, ठीक है, टकौली के रूप में कहा जाता था, ठीक, नागपुर जाता था। लेकिन सडनली क्या है, वो पैसा देना बंद कर दिए। ठीक, पैसा देना बंद कर दिए, तो उनके पास क्या चाह रहा था कि उस पर अटैक करना। तो मीर हबीब इनको बताते हैं, मीर हबीब का ये था कि भाई मुझे यहाँ का सर्वे सर्वा बनना है। और ये क्या करते हैं, पत्र लिखकर, ठीक, रघुनाथ जी फर्स्ट को इनवाइट करते हैं कि अली वर्दी खां आपको अमाउंट नहीं दे रहे हैं, मुझे राजा बनाइए, यहाँ अटैक कीजिए, मैं आपको क्या है, ठीक है, बराबर टकौली देते रहूंगा। और रघुनाथ जी ये डिसाइड करके कि हाँ हमको क्या है, बंगाल पर फिर से अभियान में जाना है और अली वर्दी खां को सबक सिखाना, उनको डिफीट करके मीर हबीब को क्या करना है, वहां के राजा बनाना है। तो ये पॉइंट क्या है, समझ आया। मीर हबीब का आमंत्रण क्या था, तो सर अली वर्दी खां वहां के शासक थे। ठीक है, अली वर्दी खां वहां के नवाब थे, और ये टकौली देना बंद कर दिए, किसको भी, मराठों को टकौली देना बंद कर दिए। तो मीर हबीब ने इनविटेशन बुलाया, है ना, दिया कि भाई आप आइए, मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है, और मुझे राजा बनाइए, इस टाइप से आमंत्रण दिया। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो, मीर हबीब जी ने, है ना, आमंत्रण दिया, और इस आमंत्रण को बखूबी एक्सेप्ट किसने किया, है ना, राघव जी फर्स्ट ने किया। उनका ये तय हो गया कि मुझे कहाँ जाना है भाई, ठीक, मुझे कहाँ जाना है, बंगाल आक्रमण में जाना है। अब देखो, ये हो गया बंगाल आक्रमण में जाना है, तो ये तो पहला इन्विटेशन मिल गया। अब इन्विटेशन मिल गया, ठीक है, इन्विटेशन मिल गया। अब देखो ये रास्ते में कौन दिख रहा है यहाँ पे, रघुनाथ जी। वो चाहे तो ऊपर से जा सकते थे, ठीक है, लेकिन इनको क्या करना था,
छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ से जाना था। उसका रीजन क्या था, तो एक और पॉइंट बता रहा हूँ, एक और पॉइंट बता रहा हूँ उसका कारण क्या था। तो जो कलचुरी डायनेस्टी है, कलचुरी डायनेस्टी में भी क्या थी, फूट थी। कलचुरी डायनेस्टी, ठीक है, कलचुरी डायनेस्टी में क्या थी, ठीक है, कलचुरी वंश में, है ना, पारिवारिक फूट पड़ गया था। पारिवारिक फूट, पारिवारिक फूट, आपको जानते हो पारिवारिक फूट पड़ता है तो कोई तीसरा क्या कर लेता है, उसका लाभ उठाता है। तो पारिवारिक फूट के पीछे की कहानी क्या है वो समझते हैं, ठीक है। और इसी से आपको एक चीज और समझ आ जाएगा, ठीक है, उसके अंत के बारे में। तो पारिवारिक फूट के बारे में, ठीक है, इसके पारिवारिक फूट कैसे पड़ा वो समझते हैं। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ, ठीक है, कलचुरी डायनेस्टी के अंतिम समय पर जाना चाहता हूँ, ठीक है। अंतिम समय की बात किया जाए तो कलचुरी डायनेस्टी के अंतिम समय पर एक राजा थे जिसका नाम था रणजीत, ठीक है, रणजीत सिंह नाम थे, ठीक। रणजीत सिंह के, रणजीत सिंह के कितने बेटे थे, 4 बेटे थे, ठीक है। रणजीत सिंह के कितने बेटे थे, 4 बेटे। एक का नाम था तखत सिंह, क्या नाम था सर, तखत सिंह। एक बेटे का क्या नाम था, तखत सिंह। सर दूसरे बेटे का नाम है ना बखत सिंह। एक का नाम था सिरेदार सिंह, या सरदार सिंह भी बोलते ना, सिरदार सिंह, ठीक है, या सिरेदार सिंह। एक और थे, एक और बेटे थे, ठीक, इनका नाम था रघुनाथ सिंह। क्या नाम था, रघुनाथ सिंह, ठीक। सबसे पहले बड़े बेटे होने के कारण, बड़े बेटे होने के कारण राजा बनने का मौका मिला तखत सिंह, मतलब रणजीत सिंह, मतलब इस फ्रेम में पहले राजा बने, इस फ्रेम में तखत रणजीत सिंह। सेकंड राजा बने कौन भी है, तो तखत सिंह। तखत सिंह को राजा बनने का मौका मिला। तखत सिंह के बाद इनके बेटे थे जिनका नाम क्या था, ठीक है, इनके बेटे थे जिसका नाम क्या था, राज सिंह। क्या नाम था सर, राज सिंह। राज सिंह के बाद बात करते हैं, इनके बेटे कौन थे राज सिंह के बाद, विश्वनाथ सिंह। क्या नाम था, विश्वनाथ सिंह। क्या नाम था, विश्वनाथ सिंह, ठीक है। इतना आपको समझ आया। रणजीत सिंह के 4 बेटे, तखत सिंह, बखत सिंह, सिरदार सिंह और रघुनाथ सिंह। तखत सिंह के बेटे का नाम क्या था, राज सिंह। राज सिंह के बेटे का क्या नाम था, विश्वनाथ सिंह, ठीक। ये पारिवारिक फूट के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले इस फ्रेम में बात किया जाए तो रणजीत सिंह, रणजीत के बाद तखत सिंह, तखत सिंह के बाद क्या, थर्ड नंबर पर जो राजा बने उनका नाम था राज सिंह। राज सिंह के बाद राजा किसको बनना था, विश्वनाथ जी को राजा बनना था। बट हुआ क्या वो समझते, तो ऐसा बोला जाता है कि विश्वनाथ सिंह जी ने सुसाइड कर लिया, ठीक है, सुसाइड कर लिया, आत्मदाह कर लिए। और आत्महत्या करने के पीछे कारण यह बताया गया कि लोग इसे बुली करते थे कि आप कलचुरी डायनेस्टी के नहीं हो, तो इस चीज को वो पसंद नहीं किए और उसके कारण उन्होंने सुसाइड कर ली। सर ये सब बात किसने बताया, तो ये सब बात के बारे में बताया गया है, एक बुक है जिसका नाम है खूब तमाशा। क्या नाम है सर, खूब तमाशा। और इस बुक को लिखा किसने है, ठीक है, खूब तमाशा इसे लिखा किसने सर, गोपाल मिश्र द्वारा कंपोज है। गोपाल मिश्र, मिश्र है ना, द्वारा ये कंपोज है खूब तमाशा बुक, ठीक। ये आपको ठीक अंडरस्टैंड हो गया होगा सारी बातें। अब बात करते हैं कि सर राज सिंह ने फिर क्या किया, मतलब इनके जो बेटे थे वो तो सुसाइड कर लिए। तो अब ये सुसाइड करने की वाली बात, ऐसा बोला जाता है कि ये जो तखत सिंह है, तखत सिंह, ठीक है, तखत सिंह ने क्या बसाया था, तखतपुर ना, तखतपुर बसाया था। और बोलते यहीं पर एक ब्राह्मण लेते थे जिसका नाम था बड़गैया ब्राह्मण। क्या नाम था सर, बड़गैया ब्राह्मण। सब बड़गैया ब्राह्मण, ऐसा बोला जाता है कि तखत सिंह के बच्चे नहीं थे तो इन्होंने अपनी वाइफ का नियोग प्रथा कराया, ठीक है, अपनी वाइफ का क्या कराया भैया सर, नियोग प्रथा कराया, ठीक। ऐसा बोला जाता है अपनी वाइफ का नियोग प्रथा कराया।
सर नियोग प्रथा। नियोग प्रथा क्या था? ठीक है, नियोग प्रथा, ठीक, तो ऐसा माना जाता है कि है ना, राजा के कोई पुत्र नहीं थे तो वाइफ का नियोग प्रथा कराया बड़गैया ब्राह्मण से। किससे करवाया सर? सर बड़गैया ब्राह्मण से नियोग प्रथा कराया, जिससे एक बेटे का जन्म हुआ और यही बेटा क्या कहलाया? राज सिंह कराया। सर ये वाली बात किसने बताया गया है? तो पंडित शिवदत्त शास्त्री जी की बुक में, पंडित सर शिवदत्त शास्त्री जी की, शिवदत्त शास्त्री जी की बुक की, इसके बुक का नाम क्या है? इतिहास समुच्चय। क्या नाम है सर? इतिहास समुच्चय। इतिहास समुच्चय, इतिहास समुच्चय की बुक में इसके बारे में बताया गया है। तो राज सिंह है ना, तखत सिंह के बाद राजा बने राज सिंह, और उससे मतलब विश्वनाथ जी ने सुसाइड कर लिया। तो उसके बाद क्योंकि राजा तो इनको बनना था, थर्ड में ये बना तो फोर्थ में ये है, तो इन्होंने एक है ना पर्सनैलिटी है, एक बहुत ही फेमस व्यक्ति है जिसका नाम है मोहन सिंह। मोहन सिंह को इन्होंने क्या कर लिया? गोद ले लिया। मोहन सिंह को गोद ले लिया और अपना उत्तराधिकारी समझ लो इन्हीं को ही घोषित कर लिया, अपना उत्तराधिकारी। ठीक है, उत्तराधिकारी, ठीक है, इनको ही घोषित कर लिया गया कि मेरे बाद अगर कोई युवराज है, ठीक है, वर्तमान युवराज या होने वाले जो राजा रहेंगे उनका नाम रहेगा मोहन सिंह। अब हुआ क्या, ऐसा बोला जाता है कि राज सिंह की क्या हुई है ना, अंतिम अपने वक्त में थे और इनकी डेथ होने वाली थी। तो कलचुरी डायनेस्टी में एक परंपरा थी कि अपना जो मुकुट है वो निकाल कर किसको देना है? जो भी नेक्स्ट राजा बनना है उनको सुपुर्द करना है। लेकिन उसी सिचुएशन में मोहन सिंह कहाँ चले गए थे? शिकार पे चले गए थे। मोहन सिंह शिकार पे चले गए थे और ये राजा नहीं बन पाए, और इन्होंने, राज सिंह ने, इनकी ये तो सुसाइड कर लिए, तो राज सिंह ने मुकुट किसे दे दिया? तो बखत सिंह कुछ नहीं बने, सीधा दे दिया किसके बारे? किसी किसी बुक में ना बखत सिंह मेंशन नहीं रहते, कोई बात नहीं, मेंशन नहीं है तो कोई दिक्कत है, क्योंकि लोग राजा के बारे में पढ़ते हैं, राजा के बारे में लोग पढ़ते हैं, लोग सक्सेस की स्टोरी पढ़ते हैं, असफल लोगों की कहानी को उतना सुनते नहीं है, ध्यान नहीं देते। जो सफलता पाते हैं उनकी स्टोरी को लोग सुनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक, ये ह्यूमर है ना, ह्यूमन का नेचर है भाई। तो ये राज सिंह के बाद क्या? सिरदार सिंह। सिरदार सिंह राजा बने। अब इनको ये लगा, मोहन सिंह को ये लगा सिरदार जी के तो कोई बच्चे नहीं है, तो फिर से जब इनकी ये हटेंगे तो मुझे ही क्या दे देंगे भैया? राजपाट दे देंगे, है ना, ऐसा बोला जाता है कि मुझे ही राजपाट दे देंगे। बट उसके बाद ठीक है, सिरदार सिंह हटे तो इन्होंने राजपाट किसे दे दिया? अपने ही भाई को दे दिया। भाई गोद राज सिंह लिए थे, सिरदार सिंह थोड़ी लिए थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ठीक, जो राजपाट था वो रघुनाथ जी को दे दिए। अब रघुनाथ जी के तो बच्चे थे, रघुनाथ जी के बच्चे थे, जिसके कारण मोहन सिंह के मन में ये आ गया कि मुझे अब क्या लेना है? बदला लेना, और किसी भी तरीके से रतनपुर का जो है ना, रतनपुर का ठीक जो राजगद्दी वो मेरे पास आना चाहिए, जो क्राउन है, जो सिंहासन है वो मेरे पास आना चाहिए। और यहीं से कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत हो जाती है और षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर देते हैं। और ये मोहन सिंह पहुंच जाते हैं किनके पास? तो कलचुरी वंश से फूट पड़ चुकी है, अब मोहन सिंह सीधे संपर्क में आ जाते हैं। तो ये है ना मोहन सिंह सीधे संपर्क में या कांटेक्ट में आ जाते हैं किसके भैया? ठीक है, तो मराठा जो शासक है रघुनाथ जी भोसले उनके, और ये इनवाइट करते हैं कि भाई अगर आप बंगाल जा रहे हो ना तो एक काम करो, आ जाइए रतनपुर, मैं सारा आपको बता देता हूँ पॉइंट, ठीक है, कितनी बड़ी फौज है, कौन से किले का दरवाजा है, और आप आइए और अटैक कीजिए, ठीक। और ऐसा इन्विटेशन जब देते हैं, अब रघुनाथ जी को भी ठीक लगता है, मतलब रघुनाथ जी जो है वो तो प्रॉब्लम में ही रहते हैं, लेकिन राघव जी जो फर्स्ट है वो तो खुश हो जाते हैं कि सबसे खास व्यक्ति है, ठीक है, जो होने वाला वहां का राजा अपने आप को मान रहा है, वो व्यक्ति मेरे को पूरा भेद बता रहा है। तो इस प्रकार से ठीक ये डिसाइड होता है कि हाँ हम जब बंगाल के विजय अभियान में जाएंगे तो रास्ते में किसे, क्योंकि रास्ते में ही पड़ रहे देख रहे रतनपुर होते हुए जाएंगे और रतनपुर पर हमला करेंगे, क्योंकि इनको इन्वाइट कौन करे? मोहन सिंह। तो यहाँ पे मीर हबीब जो काम कर रहे थे वही काम यहाँ पे कौन कर रहे थे? मोहन सिंह जी कर रहे थे। अब ये मत बोल देना सर ये राजा बने कि नहीं मोहन सिंह, भाई क्लाइमेक्स में मत जाइए, ठीक है, प्रोसेस को फॉलो कीजिए। तो ये मोहन सिंह जी ने इनविटेशन दिया, तो पहला इनविटेशन आया किसका? मीर हबीब का। सर दूसरा इनविटेशन आया मोहन सिंह का, और स्टोरी बता भी दी है कि मोहन सिंह ने क्यों इनको इन्वाइट किया यहाँ हमला करने के लिए, ठीक। कुछ और फैक्टर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं अब मैं ही कोई बोलूंगा कि भाई है ना, मैं अगर आपको सजेशन दे रहा हूँ तो ऐसा थोड़ी कि आपको विदेश का पेपर देने के लिए बोल दूं, है ना, मतलब एक रहना चाहिए ना। तो इसका ये भी कारण हो सकता है कि क्या भोसले शासक है वो आसानी से इसे डिफीट कर सकते हैं कि नहीं। तो कुछ और भी कारण थे जो भोसले शासक को भी ये प्लानिंग बहुत अच्छा लगा, वो ये थे रघुनाथ जी का उम्र दराज होना, है ना, रघुनाथ जी
रघुनाथ जी का एज, ठीक है। ऐसा बोला जाता है जब इन पर अटैक हुआ, करने का प्लानिंग बताया गया, उस टाइम इनकी एज थी 70 वर्ष। 70 वर्ष। तो आप देखे होंगे जब शेर शिकार करते तो सबसे कमजोर, सबसे हल्का भागने वाले हिरण पर सबसे पहले झपट्टा मारते हैं, क्योंकि वो बहुत इजी शिकारी मतलब शिकार रहते हैं, ठीक है। तो एक हंटर को और क्या चाहिए, उसी तरीके से रघुनाथ जी ठीक 70 वर्ष के हो गए थे, उनकी इच्छा शक्ति उतना नहीं था कि मैं एम्पायर को और बड़ा करूं, मैं लड़ाई लड़ूं, तो बहुत ही इजी शिकार होना, ठीक है। तो उनका उम्र दराज होना, उम्र दराज के कारण क्या है, ऐसा माना गया, उम्र ठीक है दराज के कारण यह माना गया कि ये बहुत इजी शिकार है, इसको आसानी से हम डिफीट कर सकते हैं, ऊपर से मोहन सिंह तो मदद कर ही रहे हैं, तो इसलिए हमको रतनपुर पर अटैक करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ठीक उम्र होना एक अलग चीज है। अब उम्र तो नीतीश कुमार के भी हो गए, लेकिन अभी भी लड़ रहे हैं, भीड़ रहे हैं। ऐसा बोला जाता है जब बारिश हो रहा था तो बाकी जो यंग पॉलिटिशियन है वो घर में बैठ गए थे कि पटना से अभी फ्लाइट नहीं उड़ रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा ठीक है चुनाव का प्रचार करता हूँ। लेकिन ये बोले ठीक है भाई, एक काम करते हैं, हम 200 किलोमीटर ही तो चलना है, हम कार से चले जाते हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है ना। इसीलिए ठीक रघुनाथ जी एज होना एक अलग चीज है, लेकिन रघुनाथ जी क्या है, ठीक है खुद के अंदर अवसाद में भी थे, अवसाद में थे। उसका कारण क्या है, ऐसा बोला जाता है कि रघुनाथ जी का हाल फिलहाल में उनके जो बेटे थे, जिनके बारे में वो सोच रहे थे, ठीक है बेटे जिनके बारे में सोच रहे थे कि आने वाले ये राजा बनेंगे, तभी तो मोहन सिंह को राजपाट नहीं दे रहे थे, लेकिन इनके बेटे का भी क्या हुआ, ठीक है ठीक मौत हो गई अचानक ही, क्या इनके बेटे की मौत हो गई, और ये क्या अवसाद में थे, है ना, अवसाद में। अब कोई व्यक्ति सैड में है अपना ही, ठीक है, अब आप ही सोचो, आप तैयारी कर रहे हो एकदम भरपूर, ठीक है, लेकिन कोई अवसाद आ जाएगा, कोई दुखी आ जाएगा, तो आपका कहीं ना कहीं जो तैयारी है ना, उसमें थोड़ा सी धार कम हो जाती है, कुछ ब्रेक सा आ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना। अवसाद में भी थे। अब इसके बाद अवसाद में हुए, लेकिन एक कारण और भी था। अब मान के चलो जैसे कोई ये झोपड़ी है, आप कभी सुने हो कि छोटी सी झोपड़ी है, ठीक है, यहाँ पे चोरी हो गया, जबकि आप देखोगे दरवाजे एक लात मारोगे टूट जाएगा, दरवाजे को एक लात मारोगे टूट जाएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ चोरी नहीं होता। चोरी होता है बड़े बड़े महलों पर, बड़े बड़े दुकानों पर। तो वैसे ही आप समझ लीजिए, छत्तीसगढ़ की भूमि उपजाऊ होना, छत्तीसगढ़ ठीक है, छत्तीसगढ़ की ठीक है, छत्तीसगढ़ की भूमि उपजाऊ होना, ठीक उपजाऊ होना, उपजाऊ होना, ये भी एक कारण था। क्यों? क्योंकि ये पता था कि भाई छत्तीसगढ़ की इतनी जमीन बहुत उपजाऊ है, तो कुछ ना कुछ मिले या ना मिले, लेकिन खूब सारे ठीक है अनाज तो मिलेंगे ही हमको। लेकिन अगर मान कहीं पे पैदावार बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब सिंपल कि वहाँ के जो राजा रहेंगे वो बहुत ज्यादा संपन्न रहेंगे। तो यहाँ की भूमि क्या है, ठीक है, उपजाऊ होना भी एक कारण था, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हैं, पहले आज भी धान का कटोरा बोलते हैं, पहले भी कहीं ना कहीं इसे धान का कटोरा बोला जाता था। तो छत्तीसगढ़ की भूमि का उपजाऊ होना, यह भी एक कारण था, ठीक। अब रघुनाथ जी का एज समझ में आ गया, रघुनाथ जी का अवसाद समझ में आ गया, रघुनाथ जी के परिवार पर क्या जो लड़ाई चल रहा था वो समझ आ गया, छत्तीसगढ़ की भूमि के बारे में भी हमको समझ आ गया। बट अगर मैं बोलूं आपको समाज के लिए नौकरी मान लेना है, आपको बोलूंगा कि भाई आप परिवार के लिए नौकरी लीजिए, अलग अलग के लिए नौकरी की अगर बात करेंगे, तो आपको मन में ये आएगा नहीं मेरी इच्छा है कि नहीं। तो इसलिए रघुनाथ जी भी ठीक है, रघुनाथ जी के भी कुछ अपने कारण थे जो छत्तीसगढ़ पर अटैक कर मतलब राघव जी के, ठीक है, राघव जी के अपने कारण थे। राघव जी फर्स्ट या राघव जी भोसले, है ना, ये पूरा नाम ऐसा लिखना है, राघव जी भोसले। इनके अपने भी कारण थे, 2-3 कारण थे। पहला कारण ये था कि भाई इनकी फौज बहुत बड़ी थी, ठीक है, फौज, ठीक है, फौज या आर्मी या सैनिक जो थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो सैनिक को क्या मेंटेन करने के लिए भी आपको खूब सारा पैसा चाहिए भाई। अगर मान गया आपकी कोई इंडस्ट्री है, तो आप जितने ज्यादा एम्प्लॉय रहेंगे, तो आप ये चाहोगे ना उतना ज्यादा मेरा इनकम होते रहे। तो इतनी बड़ी इनकी फौज थी, ठीक है भाई, बंगाल तक जीत चुके थे, मतलब समझ रहे हो फौज बहुत ही मजबूत रही होगी। इतनी बड़ी फौज थी, तो उनके मेंटेनेंस के लिए इनको बार बार युद्ध लड़ना पड़ता था, बार बार पैसा इकट्ठा करना पड़ता था, ठीक है। तो ये फौज की क्या बड़ी होना भी एक कारण था, जिसके कारण ये चाहते थे कि मैं बीच बीच में लड़ाई लड़ते रहूं, ठीक। रघुनाथ जी पर अटैक का क्या है, ये कारण क्या था कि भाई इजी शिकार होना, उनका एज होना, सारा कुछ तो था। बट राघव जी भी तो चाहे, आप भी तो चाहो भाई, मेरे चाहने से थोड़ी होगा सिलेक्शन, आपके मन में भी इच्छा होना चाहिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है। उसी तरीके से राघव जी जो फर्स्ट थे, राघव जी जो फर्स्ट थे,
उनकी फौज बहुत बड़ी थी। दूसरा, ठीक है, राघव जी का नेचर जो था, राघव जी, ठीक है, या रघु जी भी बोल सकते हैं ना, राघव जी फर्स्ट का जो नेचर था, ठीक है, वो उनका नेचर ऐसा था कि वो अपने एम्पायर को बार बार डेवलप करना चाहते थे, अपने एम्पायर को, ठीक है, अपने एम्पायर को बार बार डेवलप करना चाहते थे, ठीक है, बढ़ाना चाहते थे, जिससे क्या है, ठीक है, जिनसे, ठीक, एक मतलब समझ लो जस्ट लाइक ए महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। और कोई गलत चीज नहीं है महत्वाकांक्षी होना, है ना, ये अति महत्वाकांक्षी होना गलत है, बट महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है। एक आपका एम रहना चाहिए, एक जीवन का उद्देश्य रहना चाहिए, और इनका उद्देश्य यही था कि मैं अपने जीते जी अपने साम्राज्य को जितना विस्तार कर सकूं उतना कर सकूं। तो ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और अपने एम्पायर को हमेशा बढ़ाना ही चाहते थे, तो ये भी एक कारण है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये तो भाई राघव जी के पीछे की कहानी है, राघव जी के पीछे की कहानी है कि इनकी फौज बहुत बड़ी थी। ठीक, ये खुद भी ऐसी पर्सनालिटी थे, ये बार बार चाहते थे कि मेरा जो क्षेत्र है वो विस्तार होते रहे, ये भी एक कारण था। एक कारण और भी था, एक कारण और भी था कि सर हमने जब पढ़ा कलचुरी का एक था रतनपुर शाखा, सर कलचुरी का रतनपुर शाखा, सर एक कलचुरी का रायपुर शाखा, ठीक है, एक रायपुर शाखा, दोनों के बीच क्या है, कोई टाई अप नहीं था, कोई संधि नहीं थी, है ना, रायपुर शाखा, ठीक, इनके बीच क्या है, कोई टाई अप नहीं था। अगर इनके बीच कोई टाई अप रहता, ठीक है, कोई संधि रहती, तो शायद युद्ध करने से पहले घबराते भाई, युद्ध करने से पहले घबराते। अगर मान के चलो पता है फॉर एग्जाम्पल फलाना देश पर हमला करेंगे तो एक्स वाई जेड देश बचाने के लिए आ जाएंगे, तो ऐसे देशों पर कोई हमला नहीं करता। क्यों भाई, एक देश के पीछे 10 देश और खड़ा हुआ है, लेकिन कोई ऐसा देश है कि इस पर हमला करने से कोई नहीं आएगा, तो उसको तो कोई भी मार के चले जाता है। तो वैसे ही है ना, जो रतनपुर शाखा, दोनों एक ही परिवार के थे, दोनों के ब्लड्स में कलचुली थे, लेकिन दोनों के बीच क्या कोई संधि नहीं थी कि आप पर अटैक करेगा तो भाई ये माना जाएगा कि हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, इस टाइप से कोई संधि नहीं था। ठीक है, ये भी एक कारण हो कि रघु जी को ये लगा, या राघव जी को ये लगा कि मैं अटैक करूंगा, मैं इजी तरीके से जीत ही जाऊंगा। मतलब कोई पोस्ट है जिसे आपको पता है ये दूंगा तो मैं लग ही जाऊंगा, तो आप ऐसे पोस्ट की पहले तैयारी करते हैं ना, तो यही आप समझ सकते हैं। ठीक, तो ये सब आपको ध्यान रखना, ये सब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण ये माना गया कि इसके कारण ही मराठों ने छत्तीसगढ़ पर अटैक किया। ठीक है ना, अब यहाँ पे है ना घटनाक्रम के बारे में बात करते हैं, ये तो कारण रहा। ठीक है, घटनाक्रम के बारे में बात करते हैं, घटनाक्रम क्या क्या रहा। ठीक है, तो राघव जी ने, ठीक है, राघव जी जो कि नागपुर के राजा थे, है ना, राघव जी बोल सकते हो या रघु जी, ना आपकी मर्जी। राघव जी फर्स्ट जो कहाँ के, है ना, रूलर ऑफ नागपुर, नागपुर के राजा थे, नागपुर के राजा थे। इन्होंने आदेश दिया भास्कर पंत को, किसको आदेश दिया सर, भास्कर पंत को। भास्कर पंत को बोले कि भैया आप जाइए, ठीक है, आप बंगाल के अभियान में निकलिए। अब बंगाल जा रहे हो ना भाई, तो थोड़ा सा रतनपुर को भी देख लेना, ठीक है। तो ये इनको ये बोला गया कि बंगाल के विजय अभियान में जाइए, बंगाल के विजय अभियान में जाइए, है ना। अब बंगाल के विजय अभियान में जा रहे हो तो आपको रतनपुर पर भी क्या करना है सर, अटैक करना है, रतनपुर पर अटैक करना है। ठीक, तो सबसे पहले भास्कर पंत को ये आदेश कब मिला सर, 1741 में। तो 1741 में रघु जी फर्स्ट ने भास्कर पंत को ठीक आदेश दिया कि आप 2 अभियान में जाइए, बंगाल के विजय अभियान में भी जाना है और साथ ही साथ रतनपुर पर भी अटैक कर देना है। तो 1741 का वो ईयर था जहां पे पहली बार रतनपुर पर अटैक किया गया। किसके लीडरशिप पे किया गया, तो पूछा जाएगा किसके नेतृत्व पे किया गया, तो नेतृत्व किसका था सर, भास्कर पंत का। बट इसको आदेश देने वाले राजा का क्या नाम था, आदेश देने वाले, ठीक, ऑर्डर देने वाले राजा का नाम राघव जी फर्स्ट थे। ठीक, ये समझ आ गया। तो इनका कोई रास्ता रोका क्या, तो रास्ता रोका क्या, तो एक छुरी के जमींदार, ठीक है, छुरी के जमींदार थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ी में, अच्छा मतलब छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में वहां पे जमींदारी प्रथा भी थी। ठीक है, तो छुरी के जो लैंडलॉर्ड थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना सर, उसका नाम राघव सिंह था, है ना, राघव सिंह, है ना। और जो पहले पढ़ा रहा हूँ नागपुर वाला, उसका नाम राघव जी फर्स्ट भोसले, ऐसा है। ठीक है, राघव जी भोसले फर्स्ट है, या उसे रघु जी भी बोलते हैं, रघु जी, है ना, भोसले बोला जाता है। इनका नाम क्या, राघव सिंह है। ये छुरी के जमींदार थे। इन्होंने रोकने का प्रयास किया किसको सर, भास्कर पंत को, ठीक है, भास्कर पंत को। बट भास्कर पंत को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये असफल रहा, असफल रहा, और इनको रोकते रोकते किसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो राघव सिंह की डेथ हो गई, जो किसके जमींदार थे, छुरी के जमींदार थे। ठीक है, राघव जी जो छुरी के जमींदार थे, तो भास्कर पंत का रास्ता रोकने का प्रयास किया, बट वो असफल रहे और इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ सर,
फिर भास्कर पंत ने माहौल बनाते हुए सीधा एंट्री मारा भैया, ठीक, एक दरवाजा जिसका नाम है सेमर दरवाजा। भास्कर पंत पूछा जाता है कौन सा दरवाजा को तोड़कर रतनपुर के किले के अंदर गए। अब किले के अंदर तो भाई सारी बातें तो ऐसे भी मोहन सिंह बता चुके हैं, कितनी बड़ी फौज है, कौन सा दरवाजा कमजोर है, कौन सा दरवाजा ठीक है जितना कठिन है। तो एक दरवाजा जिसका नाम है सेमर दरवाजा, क्या नाम है सर? सेमर, सेमर दरवाजा, ठीक है, सेमर दरवाजा। सेमर दरवाजा को तोड़ते हुए है ना, दरवाजा को तोड़ते हुए भास्कर पंत की जो फौज है वो अंदर गई। अब कोई फौज किले के अंदर चले गई है तो राजा का रिएक्ट क्या होना चाहिए? राजा के पास दो ऑप्शन है, या तो हार मान जाना चाहिए और या तो युद्ध लड़ना चाहिए। अगर आप देखा जाए तो 741 वर्ष तक शासन करने वाला कलचुरी की लेगेसी ऐसी थी कि उनको युद्ध लड़ना था, बट बहुत सारे और कारण बताया, अवसाद में है राजा, उनका उम्र हो चुका है, मोहन सिंह गद्दारी कर चुके हैं, तो ऐसे बहुत सारे कारण थे जो उसके युद्ध न लड़ने की ही मतलब बात बोल रहे थे। तो इन्होंने भी यही किया और क्या किया, सरेंडर कर दिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। एक बार एग्जाम में आया था, भयंकर युद्ध हुआ, तो वो स्टेटमेंट गलत है। इन्होंने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया, है ना। तो जो रघुनाथ जी थे, रघुनाथ जी सर युद्ध नहीं लड़े और उन्होंने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। और आत्मसमर्पण के लिए जिसका सहारा लिए, ठीक है, उनका नाम क्या है, पदम कुंवर और लक्ष्मण कुंवर। पदम कुंवर और लक्ष्मण कुंवर। पदम कुंवर और लक्ष्मण कुंवर, ठीक है, ये दोनों काकतीय डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये इनकी वाइफ थी दोनों, पदम कुंवर और लक्ष्मण कुंवर इनकी वाइफ थी। इन्होंने सर सफेद व्हाइट फ्लैग दिखाकर, ठीक है, व्हाइट फ्लैग, सर व्हाइट फ्लैग दिखाकर क्या है, सरेंडर कर दिए। ये आपको ध्यान रखना। मतलब यहाँ से इवेंट क्या हो, वहां से भास्कर पंत जी निकले, किसके आदेश पर, राघोजी फर्स्ट के आदेश पर। रास्ते में इनको मिला भाई छुरी के जमींदार राघो सिंह। राघो सिंह को इन्होंने युद्ध हराया। फिर उसके बाद सेमर दरवाजा को तोड़ते हुए एंट्री किए। एंट्री करने के बाद क्या हुआ, रघुनाथ जी ने आत्मसमर्पण कर दिया और आत्मसमर्पण के लिए हेल्प लिए अपनी वाइफ का। वाइफ लोगों ने क्या किया, सफेद, है ना, सफेद झंडा दिखा दिए, सफेद कलर का झंडा दिखा दिया। और ये माना जाता है कि ये सर आत्मसमर्पण का सिंबल है, आत्मसमर्पण का सिंबल है। जितने भी जो हिस्टोरियंस उन्होंने तो बहुत रघुनाथ जी के बारे में लिखा कि 741 साल तक शासन करने वाले कलचुरियों का इस तरीके से अंत नहीं होना था, इनको युद्ध लड़ना था, चाहे वो वीर गति को प्राप्त हो जाते, ऐसे बहुत सारी थ्योरी बोली गई। तो इस प्रकार से कब्जा हो गया किसका भी है, ठीक, मराठों का। अब रिजल्ट क्या हुआ वो देखते हैं। रिजल्ट क्या हुआ, ठीक, रिजल्ट क्या हुआ, सबसे पहला रिजल्ट क्या हुआ सर, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की शुरुआत हो गई। छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की शुरुआत हो गई। ठीक, दूसरा ये रतनपुर के खजाने से, रतनपुर के खजाने से 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए की लूट हुई मराठों के द्वारा। 1 लाख रुपए स्थानीय लोगों से भी लूटा गया। अब देखे होगे जनरली क्या करते थे, जैसे बहुत बड़ी फौज रहती थी तो बोलते थे जो राजा है, राजा का जो कोषालय है या उनका जो, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग जेवरात रखे हुए हैं, रत्न रखे हुए हैं, पैसा रखा हुआ है, ठीक, उसे क्या बोला जाता है कि जो मेन व्यक्ति रहता है, जो सेनापति, वो लूट लेते थे। और बाकी जो सैनिक होते थे उनको बोलते थे जाइए आप इस शहर को लूट लीजिए। तो शहर से जो स्थानीय लोग थे, रतनपुर पे रहने वाले जो शहर के लोग थे, वहां कत्लेआम मचाया गया। और वहां के जो रतनपुर के लोगों से, रतनपुर के लोकल लोगों से 1 लाख रुपए लूटा गया। मतलब जितना वो लूट सकते थे लूटे। उस जमाने की बात कर रहे हैं भाई, देख रहे हो ना, ईयर क्या है, 1741 में की बात कर रहे हैं। 50 लाख रुपए राजा से लूटा गया और 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कहाँ से भी है, तो लोकल लोगों से, है ना, जो रहने वाले लोग थे उनसे लूटा गया। आगे बात करते हैं। लेकिन राजा कौन बने रहे, तो भाई कैद वैद में नहीं डाले रघुनाथ जी को। सर बोला गया कि रघुनाथ जी आप ही शासन में रहिए, बोला गया रघुनाथ जी आप शासन में रहिए, ठीक है। साहब मोहन सिंह को राजा नहीं बनाया गया, रघुनाथ जी को ही शासन दिया गया। बस आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप अंडर द मराठा है, मराठों के अंदर हैं, ठीक है। और ये तो एक्सेप्ट करना ही था, ठीक।
लेकिन इतना भी स्वतंत्र नहीं छोड़े और एक व्यक्ति को इन्होंने बोला कि भाई आप यहाँ की जिम्मेदारी समझिए। और एक प्रकार से ये राजा जो थे मराठों के रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे, जिसका नाम था कल्याणगिरी गोसाई। कल्याणगिरी गोसाई, कल्याणगिरी गोसाई, इनके बारे में भी शिवदत्त जी ने बताया। कल्याणगिरी गोसाई के बारे में किसने बताया? शिवदत्त जी ने बताया कि कल्याणगिरी गोसाई कौन थे सर? मराठा को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मराठा को क्या कर रहे थे? मराठा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, या मराठा का प्रतिनिधि है ना, प्रतिनिधित्व तो कर रहे थे, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट रहा। छत्तीसगढ़ मराठों की शुरुआत हुई। रतनपुर खजाने से 50 लाख लिया गया। 1 लाख रुपए रतनपुर के, ठीक है, लोगों से लूटा गया। रघुनाथ जी शासन में रहे, लेकिन वो बोला गया कि अंडर द आप क्या रहोगे? मराठा रहोगे। कल्याणगिरी गोसाई को मराठा का प्रतिनिधित्व बनाकर वहां रखा गया कि कोई इधर उधर का काम ना हो सके। एक और रिजल्ट रहा, वो बता रहा हूँ। ठीक, इसके बाद क्या हुआ वो भी तो आपको जानना है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ तो देखो, अभी तो भाई रतनपुर ही अटैक हुआ, यहाँ से आया रतनपुर पर अटैक। अभी इनको दूसरा पड़ाव क्या था सर? दूसरा पड़ाव ये था कि ये कहाँ जाना था? बंगाल। असर बंगाल में क्या हुआ ये भी तो आपको जानना है भाई, जानना है कि नहीं? बंगाल में क्या हुआ था? बंगाल में क्या हुआ समझते? बंगाल में यहाँ जिसको हराने जा रहे थे, जिसको हारने जा रहे थे, उनके साथ क्या हो गया भैया? टाई अप हो गया, एक संधि हो गया, एक समझौता हो गया। ठीक है, एक ट्रीटी हो गई, समझौता। समझौता ये हुआ कि मैं आपको पैसा देते रहूंगा, इस टाइप से। और यहाँ पे समझौते के है ना लीड कौन कर रहे थे? भास्कर पंत जी लीड कर रहे थे समझौते को। भास्कर पंत जी लीड कर रहे थे। तो अलीवर्दी और भास्कर पंत के बीच, ठीक है, समझौता हो गया, जिसके तहत अब टकौली का पैसा, ठीक है, भेजा जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ वो समझते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से शासन कौन कर रहे हैं? रघुनाथ जी, है ना। कौन शासन कर रहे हैं? रघुनाथ जी। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ये वाला राघो जी है, ठीक है, या रघु जी फर्स्ट है। ये राघो सिंह थे, जो छुरी के जमींदार वाले राघो सिंह थे, ये रघुनाथ जी हैं। और ये बंगाल के अलीवर्दी खां जी हैं। तो अलीवर्दी खां और भास्कर पंत के बीच समझौता हुआ, तो कोई लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई नहीं हुई। लेकिन ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि अलीवर्दी खान ने मौका देखकर भास्कर पंत को मौत के घाट उतार दिया, है ना। भास्कर पंत को मौत के घाट उतार दिया। कब सर? 1744 में। 1700 सर 44 से मौत के घाट उतार दिया। जो जगह का नाम है मनकट्टा, जगह है मनकट्टा, मनकट्टा जगह पर मौत के घाट उतार दिया। अब रघुनाथ जी को ये सूचना मिली कि भाई ये भास्कर पंत जो मेरे साथ संधि हुआ था, मेरे पर अटैक किया, तो वो तो मर गए बंगाल में। तो ये अपने आप को अब सोचने लगे कि मैं अब क्या स्वतंत्र हो गया। मैं क्या सोचने लग गए सर? मैं स्वतंत्र हो गया, ऐसा इनके अंदर फील आ गया। लेकिन इनको क्या पता कि जो मेर राज है, जिसका आदेश दिया, तो वो तो अभी जिंदा है, और उसका नाम क्या है? ठीक है, रघुनाथ जी भोसले फर्स्ट, वो तो जिंदा थे। तो इनको लगा कि भाई मैं स्वतंत्र हो गया। और इन्होंने सबसे पहले ये जो व्यक्ति थे जो मराठा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कल्याणगिरी गोसाई, उनको क्या कर लिया? कैद कर लिए। कल्याणगिरी गोसाई को कैद कर लिया। और कैद करने के बाद, ये आपको ध्यान रखना, कैद करने के बाद ठीक अपने आप को ये स्वतंत्र होने का प्रयास चालू किए। हो नहीं पाए, नहीं तो इतिहास पढ़ाते कि स्वतंत्र हो गए थे। प्रयास चालू किए। और बिल्कुल भी ये रघुनाथ जी फर्स्ट थे, जो मराठा के राजा या नागपुर के जो राजा थे, उनको पसंद नहीं आया। और इन्होंने मोहन सिंह को बोला भाई चल अब, ठीक है। तो मोहन सिंह को शुरुआत में तो कुछ नहीं मिला। अब राघव जी जो फर्स्ट थे, ठीक है, राघव जी जो फर्स्ट थे, या राघव जी भोसले फर्स्ट थे, उनके साथ कौन आया हमला करने के लिए? मोहन सिंह आए। और कोई भी युद्ध लड़ने की बारी नहीं है, और चुपचाप क्या रघुनाथ जी को पद से मुक्त कर दिया गया। और फाइनली जो मोहन सिंह इतने दिन से देख रहे थे, कब भाई? अपने पिताजी के टाइम से सपना देख रहे थे, राज सिंह के टाइम के मेरे को मिलेगा। राज सिंह के बाद ये पहुंच गया कहाँ? सिरदार जी को, सिरदार जी को रघुनाथ जी। फाइनली इनको क्या? राजपाट मिलता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता, अंडर द मराठा ही मिलता। और 1745 के आसपास, 1745 के आसपास इनको क्या है? रतनपुर की सत्ता सौंपी जाती है। बट ये बोला जाता है कि अंडर द मराठा, अंडर द मराठा, ठीक है, ये रूल करने के लिए आते हैं। तो 1741 से, ठीक है, ये भी अल्टीमेट कलचुरी है ना। मोहन सिंह जी का जो ब्लड है वो तो कलचुरी है, रायपुर कलचुरी से बिलोंग करते थे। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या लिखा था? सबसे पहले जो ये बता रहा था, ये वाला पॉइंट, ठीक। तो यहाँ 1700 बताया कि 1741 से, ठीक है, ये रघुनाथ जी कब से चालू किए? 1741 से सर 1700, ठीक, 45 तक किए। फिर मोहन सिंह 1745 से 1745 से 1758 तक,
ठीक है, 1758 तक क्या है शासन किया। एक्चुअली मतलब 58 बोलने की जगह इसे 57 बोल सकते हैं, 57 में भी इनकी डेथ हो गई थी, 57 में डेथ हो गई थी। ठीक है, तब तक शासन किए। उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से शासन करने के लिए कौन आए, बिम्मा जी आए। तो अब मैं यहाँ पे कुछ नाम के बारे में भी बताना चाहता हूँ, जिसमें रघुनाथ जी, बिम्मा जी, ये सब कौन है इसके बारे में भी बात करते हैं। ये वाला जो अपन शुरुआत में देखे थे, ठीक है, शुरुआत में देखे थे कि भाई क्या क्या कारण था। सर मराठों का उदय हुआ, कलचुरी की समाप्ति भी इससे जुड़ा हुआ है। देखिए ना कैसे जुड़ा हुआ है कि भाई ये आपस में ही लड़ने लग गए, आपस में फूट आने लग गया, और इस प्रकार से ये 741 साल तक जिसका परचम लहराता था छत्तीसगढ़ में, ठीक है, वो क्या हो गया, डिफीट हो गया। ठीक, इच्छा भी देख लिए कि है ना, मराठों के राजा की क्या इच्छा थी, रघुनाथ जी भोसले की, और अदर फैक्टर को भी देख लिए, घटनाक्रम भी देख लिया, परिणाम भी देख लिए। कुछ कैरेक्टर के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ कैरेक्टर, तो ये तो कलचुरी का एंडिंग रहा। ठीक है, कुछ कैरेक्टर के बारे में जानना बहुत जरूरी है ना। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इससे और वो लेकर लेता हूँ। तो छत्तीसगढ़ में एक से एक स्टोरी है भाई, मूवी यहाँ भी बन सकती है। ठीक, सबसे पहले जो राजा बने उनका नाम क्या है, तो रघु जी भोसले फर्स्ट। रघु जी भोसले फर्स्ट। एक का नाम है सर जानको जी, एक का नाम है सर मुधो जी, एक का नाम है सांभा जी, और एक का नाम है बिम्मा जी। बिम्मा जी, ठीक। इसका ईयर वीयर याद करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हम लोग में इन छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़। लेकिन ये याद कर सकते कि इनकी वाइफ कितनी थी, 12 वाइफ। कितनी वाइफ थी भाई, इनकी वाइफ की संख्या कितनी थी, 12। 12 पत्नियां थी। ठीक है, 12 पत्नियां थी, जिनमें से 2 पत्नी, 2 वाइफ थे। एक का नाम है बालाबाई, और एक का नाम है सोलाबाई। बालाबाई और सोलाबाई, इनके ही क्या थे, सिर्फ बच्चे थे। इनके ही सिर्फ बच्चे थे, तो वो बच्चे कौन कौन थे वो समझते हैं। ठीक है, तो सोलाबाई के, या ब्लू कलर में लिख दे रहा हूँ, सोलाबाई के बच्चे का नाम क्या क्या था। ठीक है, तो एक बच्चे का नाम था मोधो जी, है ना, कलर चेंज कर दे रहा हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। एक बच्चे का नाम मोधो जी, और एक बच्चे का नाम क्या था, बिम्मा जी। मतलब रियल ब्रदर कौन हुए भी, ये दोनों रियल ब्रदर हुए ना। ठीक, मतलब सोलह बाई के बेटे का नाम इधर लिख रहा हूँ, 16 बाई के, ठीक, बेटे का नाम, एक का नाम है मुधो जी, और एक का नाम है बिम्मा जी। बाला भाई के बेटे का नाम क्या है, एक का नाम है जानको भाई, मतलब जानको जी, और एक का नाम है सांबा जी। तो आप बेसिक देखे हो, है ना, अगर इन सब भाइयों के बीच लड़ाई होगा तो जो रियल ईयर ब्रदर हैं वो एक टीम में चल जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा बोला जाता है कि रघु जी भोसले को ये पता था इनका साम्राज्य अच्छा खासा बहुत बड़ा है, तो आपस में उत्तराधिकारी की लड़ाई हो जाएगी। उससे पहले ये बोले कि मैं बांट देता हूं। ये नहीं चाहते थे कि मेरी मृत्यु से पहले ये जो चारों भाई हैं वो आपस में लड़ ले। इसलिए इन्होंने सोचा कि इतना बड़ा जो मैं क्षेत्र हूं, आपस में जीते जी बंटवारा कर देता हूं। इनकी डेथ हुई, 14 फरवरी 1755, इनकी डेथ हुई 1755। ठीक है, 14 फैब, ये दिन तो आपको अच्छे से याद ही होगा, है ना, क्या है भाई बताना कमेंट करके। 14 फरवरी 1755 में 12 वाइफ थी, और मृत्यु भी हुई भाई 14 फरवरी, ठीक है, 1700, ठीक, 55 में। ये चाहते थे कि मेरे बेटों के बीच में आपस में कभी लड़ाई ना हो, ना ही फूट पड़े। लेकिन बोलते नीति को, है ना,
कोई टाल नहीं सकता है। इस प्रकार से इन चारों भाई को भी लड़ाई होना था तो हुआ, लड़ाई हुआ, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता था। क्योंकि आप अगर देखा जाए जैसे अभी देखो, आप ऑफिसर बन जाओगे तो आपको अगर मान के चलो, पहले तो ये रहता है कोई भी नौकरी मिल जाए कर लेंगे, अंडमान निकोबार में भी दे दे तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नौकरी लगते ही लोगों के मन में लालसा था, अरे यार मेरे घर के पास मिल जाते, मेरे ससुराल में मिल जाता है, अरे ससुराल नहीं मेरे मायके के पास मिल जाए, जो भी है ठीक है। लड़की लोग ससुराल मायका भी देख लेंगे, और लड़के लोग ये है कि कम से कम ठीक है घर के पास नहीं तो ससुराल के पास मिल जाए, काका बड़ा के जीजा घर के पास मिल जाए, मतलब लोग फिर ये सोचना चालू कर देते हैं। तो वही है, इसी तरीके से देख सबको क्षेत्र तो मिल रहा है, लेकिन सब ये चाहते थे कि मैं नागपुर के पॉलिटिक्स में रहूं, क्योंकि जो नागपुर में रहेंगे वही सर्वे सर्वा रहेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास पावर रहेगा, ठीक, वो जिसको चाहे उसको राजा बना सकते हैं, इस टाइप से। तो हर कोई नागपुर चाहते थे, तो आपस में इसलिए सबकी लड़ाई हो गई। फाइनली जो मिला, लड़ाई होने के बाद फिर बीच में, ठीक है, बीच में जो मेन मराठा राजा है उन्होंने इंटरफेरेंस किया, चारों भाइयों के बीच समझौता कराए, ठीक है, और इस प्रकार से समझौता से तय हुआ। तो फाइनली किसको क्या मिला, तो जानको जी को मिला नागपुर का क्षेत्र, ठीक है, नागपुर का क्षेत्र किसको मिला, जानको जी को मिल गया। मुधो जी को मिला सर चांदा का क्षेत्र, मुधो जी को किसका मिला, सर चांदा का क्षेत्र। सर सामा जी को कौन सा मिला, सर बरार का क्षेत्र मिला, बरार का क्षेत्र मिला। और सर बिम्बा जी को कौन सा मिला, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ मिला, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ किसे मिला, बिम्बा जी को मिला, ठीक है। अब बोले भाई चलो जितने भी भाई हैं सब अपने अपने क्षेत्र में जाइए और शासन कीजिए। बट आप नोटिस कर रहे बिम्बा जी में तो अभी भी एक व्यक्ति जिंदा है, एक व्यक्ति, और उसका नाम क्या है, मोहन सिंह, उसका नाम क्या है, मोहन सिंह नाम है, ठीक है। अभी भी बिम्बा जी में तो एक व्यक्ति जिंदा है, तो ये नागपुर का बागडोर संभाले, ठीक है। और चांदा में मुधो जी थे, सामा जी थे और बरार जी थे, ठीक। मैं थोड़ा ना फैमिली ट्री को भी ना कंप्लीट कर देता हूँ, आगे खूब और भी कैरेक्टर आएंगे जिसके आपके दिमाग में उनके नाम के बारे में चलते रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सर एक कैरेक्टर और आते हैं, उनका नाम है, तो इनके कोई भी बेटे नहीं है, कोई भी पुत्र नहीं है, तो फाइनली मुधो जी को कौन सा नागपुर का क्षेत्र भी मिल जाता है। अब इनके बेटे का नाम क्या है, रघु जी है ना, रघु जी भोसले सेकंड, रघु जी, ठीक है, भोसले सेकंड, रघु जी भोसले सेकंड, ठीक है। इसको एक काम करता हूं, ठीक है, यहां लिख देता हूं, क्योंकि इसके एक और भाई हैं, इसके भाई भी हैं, इसके भाई वेंको जी, और इसके एक और भाई हैं, उसके बारे में भी लिख देते हैं। तो मुधो जी के कितने बेटे, तीन बेटे हैं, एक, दो और तीन, ठीक। एक का नाम रघु जी भोसले, एक का नाम है वेंको जी, और एक का नाम है ना, चिम्मड़ जी। इसे ही क्या बोलते हैं, खांडो जी भी बोलते हैं, खांडो जी, ठीक, इसे ही क्या बोला जाता है, खांडो जी भी बोला जाता है। इसके बाद राजा मुधो जी बने, मुधो जी को कौन सा क्षेत्र मिल गया, अब ये जानको जी के कोई नहीं थे, तो इनको नागपुर का क्षेत्र इनको मिल गया। यहां से नागपुर का क्षेत्र ट्रांसफर हुआ किसके पास, है ना, ये रघु जी सेकंड के पास, है ना, नागपुर का क्षेत्र इनके पास हुए। बिम्बा जी के, अब देख रहे हो ना, ये दोनों ब्लू वाले बॉक्स से सेम, मतलब एक ही माता के बेटे हैं, तो दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। तो बिम्बा जी का कोई भी बेटा नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या किया, इनको गोद ले लिया। ये एक प्रकार के दत्तक पुत्र हैं, दत्तक पुत्र। बिम्बा जी ने किसे, सर चिम्मड़ जी को गोद ले लिया, ठीक है। तो ये तीन भाई थे, बिम्बा जी ने किसे गोद ले लिया, चिम्मड़ जी को गोद ले लिया, जिसका नाम रखा गया खांडो जी। आगे बढ़ते हैं, मुधो जी के बाद, मुधो जी के बाद राजा कौन बने नागपुर के, रघु जी फर्स्ट, मतलब सेकंड, रघु जी सेकंड के बाद, रघु जी सेकंड के बाद फिर एक व्यक्ति राजा बनते हैं, ठीक है, जिसका नाम है परसो जी। इनके बेटे का क्या नाम है, सर परसो जी। परसों जी के बारे में ये बोला जाता है कि ये फिजिकली और मेंटली क्या है, फिट नहीं थे, फिजिकली, ठीक है, और मेंटली क्या है, फिट नहीं थे, मेंटली फिट नहीं थे, ऐसा बोला जाता है। सर इसके बाद वेंको जी के एक और बेटे जिसका नाम क्या है, अप्पा साहब। क्या नाम है, अप्पा साहब। नाम याद रखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अप्पा साहब, अप्पा साहब। परसों जी के एक और बेटे हैं, परसों जी के बेटे जिसका नाम क्या है, और यही अंतिम राजा है, लास्ट राजा है, यही लास्ट राजा थे जिसका नाम क्या था,
रघुजी तृतीय, रघुजी, ठीक है, रघुजी थर्ड। तो एक बार फैमिली ट्री भी देख लीजिए, फैमिली ट्री कैसे है, ठीक है। तो सर ये रघुनाथ जी भोसले है ना, रघुनाथ भोसले के कितने बेटे, 4 बेटे ना, रघुनाथ भोसले के कितने बेटे सर, 4 बेटे, 1 2 3 और ये चौथा है। इनकी 12 वाइफ थी, 2 ही वाइफ से इनके बच्चे हुए। बालाजी के बेटे का नाम जानको जी और सांभा जी, 16 जी के बेटे मुधो जी और बिम्बा जी, मतलब ये ब्लू ब्लू वाले क्या हैं, दोनों आपस में भाई हैं। मुधो जी के, अब देख नीति को क्या एक्सेप्ट था, युद्ध में जानको जी जीते बट इनके कोई बच्चे नहीं थे, तो इनका पूरा क्षेत्र फिर से मुधो जी को मिल गया। मुधो जी के 3 बेटे रघु जी, फर्स्ट वेंको जी और चिम्मड़ जी। बिम्बा जी का कोई भी बेटा नहीं था, इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, चिम्मड़ जी को दत्तक पुत्र बनाया। इसके बाद रघु जी राजा बने, जिसमें राइट करते जाना वो राजा बनते जाएंगे नागपुर के, तो ये नागपुर के राजा बने, फिर नागपुर के राजा ये बने, फिर ये बने। बट अप्पा साहब यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन फाइनली फिर से राजा बनने का मौका फिर किसे मिलता है, तो सर इसके बाद, ठीक है, परसों जी के बाद रघु जी। तो ये फैमिली ट्री है, आप देख भी सकते हैं। जानको जी को क्या मिला, सांभा जी को बरार वाला क्षेत्र मिला, जानको जी को नागपुर वाला। याद कैसे रखेंगे सर, तो ये दिख रहा है बीच में एन आ रहा है, एन में क्या है, नागपुर, एन में क्या याद कर लेना, एन से नागपुर बन जाएगा। सर मुधो मतलब है ना, मतलब जनरली कई लोग क्या करते, किसी का फेस की तुलना चांद से कर देते हैं, तो मुधो से मतलब मुख का क्या है, कैसा है, चांद के जैसा है। सांभा, तो सांभर में क्या है, बड़ा है या बरार है। और बिम्बा जी को क्या मिला, छत्तीसगढ़। बिम्बा जी की एक फैमिली ट्री और हमको पता होना चाहिए, बिम्बा जी की कितनी वाइफ है, 3 वाइफ है। बिम्बा जी की कितनी वाइफ है सर, 3 वाइफ है, ये भी आपको ध्यान रखना। सर एक वाइफ का नाम है आनंदी जी, क्या नाम है, आनंदी जी, ठीक। एक वाइफ का नाम है रमा जी और एक वाइफ का नाम है उमा जी। इनकी बिम्बा जी के आगमन की कहानी बताते हैं, क्योंकि अभी ये सब तो नागपुर में, कौन कैसे गया उससे मतलब नहीं, बिम्बा जी कैसे आए छत्तीसगढ़, मतलब मुधो जी चांदा कैसे गए हमको कोई मतलब नहीं है, सांबा जी बरार कैसे गए हमको कोई मतलब नहीं है, जानको जी नागपुर कैसे छोड़ा हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है बिम्बा जी से। बिम्बा जी, ऐसा बोला जाता है छत्तीसगढ़ आने से पहले, जब बंटवारे में 1755 में मिल गए, ठीक है, और ये क्या थे, ये हमेशा क्या नागपुर में उलझे रहते थे, क्योंकि इनका भी मन नहीं था नागपुर छोड़ने का, या अपने भाई के पास रहते थे, मुधो जी के पास, छत्तीसगढ़ नहीं आते थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उस टाइम कौन शासन कर रहे थे, ठीक है, उस टाइम में मोहन सिंह शासन कर रहे थे, ठीक है, मोहन सिंह शासन में बैठे हुए थे। और ये ठीक फाइनली ये डिसाइड करके कि अब हो गया, अब तो हम लगता है कि नागपुर हमारे हाथ में आएगा कि नहीं, अब फाइनली जो भी होता है उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि मुझे जाना चाहिए अब छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले ये चांदा जाते हैं, अपने भाई से मिलते हैं, कुछ विश्वस्त लोगों को अपने साथ रखते हैं और आते कहाँ है, छत्तीसगढ़ आते हैं। ऐसा बोला जाता है, अब ये इतिहास के गर्त में है, जब ये छत्तीसगढ़ आए, इनको ये पूछने की जरूरत नहीं है कि मोहन सिंह मैं आ रहा हूं अब मैं राजा बनूं, पूछने की इसलिए जरूरत है क्योंकि इनके ही बनाए हुए वो राजा थे। इसीलिए कई बार किसी बुक में, स्टैंडर्ड बुक में ये लिखा रहता है कि मोहन सिंह जी को प्रबंधक बनाया गया, ना कि राजा बनाया गया, ना कि कोई टाइटल दी गई। लेकिन एक बार क्वेश्चन आ गया था इनमें से कौन सा कलचुरी डायनेस्टी के राजा नहीं है, और कोई और ऑप्शन होने के कारण मोहन सिंह को अब राजा के रूप में कंसिडर करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ आना था, छत्तीसगढ़, लेकिन मोहन सिंह को पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं आऊं कि नहीं, लेकिन ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले बिम्बा जी चांदा गए, अपने भाई से मिले, भाई से मिलने के बाद ये धीरे धीरे करके छत्तीसगढ़ आ रहे थे, छत्तीसगढ़ आ रहे थे। ऐसा मानते कि छत्तीसगढ़ में ठीक है, मतलब एक डेट लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी 1757 ऐसे लिखा हुआ है। अब ये डेट एक्चुअली थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है, मतलब कई लोग ये सोचते कि इस डेट पर छत्तीसगढ़ है और कई लोग सोचते कि ये चांदा से निकले ऐसा, लेकिन ये आसपास 4 फरवरी 1757 के आसपास यहाँ पहुंचे। बट उससे पहले ही मोहन सिंह की क्या हुई, डेथ हो गई, है ना, अचानक सडनली मोहन सिंह की डेथ हो गई। तो अब ये था कि अब कई लोग ऐसे मानते इतिहास करके मोहन सिंह जी ने इतना कॉन्स्पिरेसी करके, इतना षड्यंत्र करके ये क्षेत्र को अपने अधीन लाए थे, तो कहीं ना कहीं ये बिब्बा जी को एक्सेप्ट नहीं करते और विरोध करते, कई लोग ऐसा मानते हैं। कई लोग का ये मानना है कि उनके ही बनाए हुए क्या थे, ये राजा थे, तो बिम्बा जी का विरोध करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब भाई उससे पहले लड़ाई होती, उससे पहले मोहन सिंह जी ऊपर चले गए, तो हमको भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो युद्ध लड़ते कि नहीं रहते, भाई जीवित रहते तो उनका फैसला रहता है। बट उनसे पहले ही क्या है, बिम्बा जी के आगमन से पहले उनकी अचानक सडनली डेथ हो गई, इस कारण मोहन सिंह
जी की डेथ होने के बाद उनका कोई था नहीं एक प्रकार से कि जो बिम्बा जी का विरोध कर सके, और आसानी से बिम्बा जी को क्या है ये क्षेत्र मिल गया। बट एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, सर बंटवारे में कब मिल गया था? तो बंटवारे में पिताजी की डेथ हुई 1755 में मिल गया था, लेकिन 2 साल के बाद आकर इन्होंने क्या किया, यहाँ की सत्ता संभाली, और यही सत्ता संभाली, इसे ही क्या बोला गया, प्रत्यक्ष शासन बोला गया। प्रत्यक्ष शासन, तो प्रत्यक्ष शासन किसी बुक में सर 57 क्यों नहीं लिखता है? इसलिए नहीं लिखता क्योंकि इसको पूरा काम वाम पकड़ते तक क्या हो गया भैया, 1758 हो गया, 1758 हो गया, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो 1758 हुआ। अब बिम्बा जी जैसे आए होंगे, बिम्बा जी आए होंगे तो ऐसा थोड़ी बिम्बा जी आए होंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो किसी ने भी विरोध नहीं किया होगा, तो बिम्बा जी, ठीक है, बिम्बा जी आए होंगे तो किसी ने विरोध नहीं किया होगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में बिम्बा जी का शासन चालू हुआ 1758 से। सर 1788 लिखूंगा, बट इनकी जो डेथ है, इनकी डेथ है वो कब है सर, 7 दिसंबर सर 1787 में हो गया। बट आप देख रहे हो दिसंबर का महीना है, तो फिर से यहाँ पे, ठीक है, जो सूबेदारी सिस्टम आया उसमें थोड़ा सा वक्त लग गया, इसलिए मैं 87 की जगह क्या लिख देता हूँ, ठीक है, टिकड़ा बीच में क्या है, उसके गोद लिए बेटे का शासन आएगा कुछ दिन के लिए। फिर आनंदी जो वाइफ के बारे में बताया ना, इनकी कितनी वाइफ थी सर, 3 वाइफ थी। आनंद जब इनकी डेथ हुई, ठीक है, इनकी डेथ हुई सर 7 दिसंबर, ठीक, 1787 में इनकी डेथ हुई। तो आनंदी जी ने क्या किया, प्रशासन संभाला, आनंदी जी ने प्रशासन संभाला। सर रमा जी चले गए भैया वन में, है ना, वन में चले गया। अभी भाई अब उस टाइम इंस्टा तो था नहीं कि हाँ मैं हेलो मैं लाइव आया हूँ, ये मेरा नेक्स्ट ब्लॉग है, तो ऐसा ये बोलने के लिए। तो रमा जी क्या चले गए, वन में चले गए, उनकी डेथ हो गई होगी, ऑफकोर्स डेथ हो गई होगी। और उमा जी सती हो गई, उमा जी क्या हो गई, सती हो गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, उमा जी क्या हो गई, सती हो गई। तो इस प्रकार से आनंदी जी ने बागडोर कुछ दिन के लिए संभाला, लेकिन फीमेल को प्रमुख बनाने का सिस्टम यहाँ नहीं था, क्योंकि छत्तीसगढ़ के एक लौती महारानी का नाम क्या, प्रफुल्ला देवी जी है, ये आपको ध्यान रखना। बट इनके हाथ में बागडोर रही, और 1801 तक ये जिंदा रहे। तो ऐसा बोला जाता है जब तक ये जिंदा रही तब तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से छत्तीसगढ़ के शासन प्रशासन में इनका कंट्रोल रहा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, क्लियर है। तो अब बिम्बा जी के हम लोग क्या करेंगे, बिम्बा जी के बारे में पूरा डिटेल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बिम्बा जी का शासन कैसे हुआ, क्या क्या इन्होंने कार्य किए, और इनका जमींदारों के साथ कैसा रिलेशन रहा है, टिकेत राय या डोंगरगढ़ गांव वाले के साथ कैसा रिलेशन रहा, कोरबा के जमींदार के साथ कैसा रिलेशन रहा, खैरागढ़ के साथ कैसा रिलेशन रहा, कौन कौन इसके विरोध में आया, कौन कौन इसके सपोर्ट में आया, कितना रुपये टकौली मिलता था, कौन कौन से क्षेत्र में बटा हुआ था, मतलब कौन कौन से 2 हिस्से में बटा था, जैसे जस्ट लाइक खालसा और जमींदारी क्षेत्र थे, है ना। फिर आगे जाकर अलग अलग और भी सिस्टम आएंगे, जैसे सूबेदारी सिस्टम पढ़ेंगे, आंग्ला मराठा रूल पढ़ेंगे जिसमें अधीक्षक आएंगे, फिर अगेन मराठा रूल पढ़ेंगे जहां जिलेदार आएंगे, फिर कंप्लीटली ब्रिटिश रूल आएगा जिसमें कमिश्नर आएंगे, और छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर का आगमन होगा। तो ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। जब तक आप सभी को अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।